हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 16 फरवरी से आप लोगों का हिंदी का पेपर है 16 फरवरी को। तो आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे, ठीक है, ताकि आप लोग हिंदी में 95 मार्क्स आप लोग 100 में जरूर लेकर आओ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉपी लिखने के नए नए तरीके बताऊंगा ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, पूरा किताब पढ़ लिया, ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आप सही तरीके से कॉपी नहीं लिखोगे तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, वही एक बार प्रश्नोत्तर संख्या डालो, ये करो, बस आंसर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, वही सारे लोग बताते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नए नए तरीके बताऊंगा कि आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे, एक टॉपर कैसे लिखता है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, आप लोग कैसे लिखोगे कॉपी देख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है ताकि आप लोग, ठीक है, हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अपना जो कवर पेज है, रोल नंबर एंड आप लोगों का, इसको आप लोग कैसे भरोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी को, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और आप लोग ओएमआर सीट कैसे भरोगे, ठीक है, ओएमआर सीट कैसे भरोगे ये भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाएगी उसमें आप लोगों को अपना, ठीक है, ये सब जरूर भरना पड़ेगा। जैसे अपना अनुक्रमांक, ठीक है, प्रसाथी का जो आप लोगों का अनुक्रमांक होता है, ठीक है, अनुक्रमांक आप लोगों को अंकों में, जो आप लोगों का अनुक्रमांक होता है उसको आप लोगों को अंकों में भरना है। जैसे यहां देखो मैंने लिखा है यहां 2 3 4 6 2 5 8 2 0। ठीक है, अब ऐसे आपका जो भी रोल नंबर है, ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें आप लोगों का रोल नंबर लिखा रहेगा, आप लोग उसको याद कर लेना। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, और फिर आप लोगों को प्रसाथी का जो अनुक्रमांक है उसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में, जैसे यहां देखो 2 है, 2 3 3 4 4। ठीक है, फिर यहां आप लोगों का 6 है, 6 2 2 5 5 8, फिर 2, फिर 0। ठीक है, ये होता है आप लोगों का शब्दों में। ठीक है, ये है आप लोगों का अंकों में, ये है शब्दों में। अब विषय जो आप लोगों का हो, जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी डाल देना, प्रश्न पत्र वो केवल है। ठीक है, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है, जो आप लोगों का प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है उसको लिखना है। जैसे हमारे पास है ये एक बोर्ड एग्जाम का पेपर। अब यहां देखो ये जो है 824 VJ, ठीक है, ये हमारा है जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ठीक है, तो 824 VJ ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम की पेपर में लिखा रहेगा। ऐसे मैंने डाल दिया 824 VJ। ठीक है, जो भी दिन हो, जैसे मैंने सोमवार डाल दिया है। परीक्षा तिथि आपका 16 तारीख 2रा महीना 2023, और पाली जो होगा प्रथम। ठीक है, क्लास 10th का प्रथम और 12th का सेकेंड, यानी कि द्वितीय पाली। केंद्र का नाम, जो आपके केंद्र का नाम हो, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है सरस्वती इंटर कॉलेज। ठीक है, अब इतना आप लोग करना। फिर यहां देखो कक्ष, जो आप लोगों का परीक्षा कक्ष संख्या, वहां आपके जो जिस रूम में बैठोगे उसमें एक नंबर लिखा रहेगा, 8 या फिर 5 या फिर कुछ भी लिखा रहेगा, उसको लिख देना। और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व हस्ताक्षर, यहां जो आपके कक्ष में रहेंगे जो भी टीचर, वो आप हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक। ठीक है, बस इतनी चीजें आप लोगों को करनी है बस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इतना सारी चीजें आपको भरना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इतना भरने के बाद आप लिखना शुरू कर दो। आपके बोर्ड एग्जाम में देखो आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, ये है हिंदी। ठीक है, हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ये आपका पेपर है, अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। सबसे पहले देखो ध्यान से, आपके पास रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय। ठीक है, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। देखो एक एक निर्देश को थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट प्रसाथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो पहले आप लोग इस प्रश्न पत्र को पढ़ लेना। आपको कितना नंबर आता है कितना नहीं आता है ये जानना जरूरी रहता है। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले व काले बाल पॉइंट पेन से विकल्प को पूरी तरह से आपको पूर्ण काला करें। ठीक है, 4 नंबर है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 अंक के हैं, और यहाँ 5 है प्रश्न पत्र आ के प्रश्नों का हल जो है 1 घंटे तथा खंड बा के प्रश्नों का हल 2 घंटे में देना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर आप लोग कैसे दोगे अपने बोर्ड एग्जाम में, आप लोग ओएमआर सीट में कैसे भरोगे, सब कुछ मैं आप लोगों को बता। जैसे देखो यहां पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भरतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय जी हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं। अब आपको ओएमआर सीट सेम ऐसे ही दिया जाएगा, देख लो ऐसे ही ओएमआर सीट दिया जाएगा। देखो यहाँ 1 से लेकर 20 तक आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है,
20 तक। अब आप लोग देखो ये सारी चीजें आपको वहां भरना है, जैसे जिला कोड नाम, ठीक है, ये है, फिर केंद्र कोड ये है, ठीक है, केंद्र कोड और अनुक्रमांक जो है आपका वो भर देना, फिर विषय का कोड और नाम ये भर देना, हिंदी और प्रश्न पत्र संख्या जो है वो, ठीक है। और यहां देखो आपको सही तरीके से काला ऐसे करना है जैसे एकदम गोला, ठीक है, जैसे हमारा पहले का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, तो ABC सी सही है ना, तो आप लोग ब्लैक पेन से भरना, ठीक है, यहां आप लोग सी वाले को बिल्कुल अच्छे से गोला कर देना, बाहर ना निकले, ठीक है। ये अगला देखो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि हमारा निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा। तो अब आप लोगों का ए वाला ऑप्शन सही है, तो सेकंड क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन आप लोग अच्छे से कर देना, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाएगा तो नंबर कटेगा नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है गबन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तो तीसरे का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को OMR सीट भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है, ठीक है। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा 1919 से 1938 तक है, ठीक है। कब है? 1919 से 1938 तक, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 4 नंबर का हमारा सेकंड मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ध्यान देना। अगला हमारा क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण जो है वो किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण हमारा किस विधा की रचना है? तो वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? आत्मकथा विधा की, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप सेकंड वाला ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे से कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन से? ए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला वाला सही है। तो ये आप लोग, मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन बता देता हूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अगला देखो, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, यानी कि तीसरा का मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला ऑप्शन ऐसे ही भरना है, ध्यान से देख लो। और अगला है भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड का मतलब है बी वाला सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो है वो 1843 से अब तक है, 1843 से अब तक, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है ना। देख लो, ऐसे ही आप भर देना। आपका अगर आता है ना तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का काम है भरना बस, लेकिन दिया गया है 1 घंटे, ठीक है। मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है वो रीति काल के कवि हैं। किस युग के? रीति काल के, यानी कि 4 नंबर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन 10 नंबर का डी वाला, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 समझो। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? हास है। क्या है? हास है। तो 3 वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही है, ठीक है, 3 मतलब सी। ऐसे आपको OMR सीट भरना है। देख लो, सारा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं OMR सीट कैसे भरना है। 12 नंबर का हमारा सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? मनो आ गया तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सेकंड यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखो, रोला छंद में कुल कितने चरण हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में हमारे 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। तो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा वाला यानी कि सी वाला सही है। और OMR सीट में आप गलत मत करना, इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। 14 नंबर है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण में आ यानी कि आगे जोड़ा गया है ना, उपसर्ग मतलब आ, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही है, डी वाला। तो यहां हमारा बच्चों डी वाला ऑप्शन सही है 14 नंबर क्वेश्चन में, डी वाला। अगला है प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के जो हैं वो कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के हमारे कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद हैं, ठीक है। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे ही लिखना है जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में हमारा बच्चों बहुवीरीय समास है। कौन सा समास है? बहुवीरीय समास, ठीक है। तो हमारा 16 का सी वाला सही है, 16 नंबर का सी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये
और अगला है अश्रु। अश्रु का तत्सम रूप है आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। तो अश्रु हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है ना 17 का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो इसको बढ़िया से ऐसे ही, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, सारा मैं करा देता हूं। अब देखो यणि संधि का सूत्र है, यणि संधि का सूत्र होता है इको यण ची, तो यानी कि सी वाला सही है ना। तो 18 का सी वाला पूरा वो एमआर सीट समझ लो, ठीक है। अगला देखो फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति कौन सा है? तो फलस्य जो है वो पष्ठी विभक्ति बहुवचन है। पष्ठी विभक्ति बहुवचन, पष्ठी विभक्ति बहुवचन यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, पष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो सी वाला हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन। अगला देखो बच्चों लास्ट यानी कि 20 नंबर, आपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। तो आपठित धातु का जो वचन एवं पुरुष है प्रथम पुरुष एक वचन, क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो ये हमारा है सेकंड वाला यानी कि बी वाला सही है। तो ये पूरा वो एमआर सीट ऐसे भरना है। अब देखो ये लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र जो मार्का है सीरीज वो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें लिखा हुआ है बी एंड जे, बी और जे, तो इसको वी वाला यहां लिख देना और जे यहां लिख देना, और वी को यहां आप लोग बिल्कुल काला कर देना, ए एंड वी, और यहां आप लोग जे जहां भी हो उसको आप लोग बिल्कुल ब्लैक कर देना, ठीक है। देखो यहां आप लोगों को कहीं जे दिख रहा है, ये जे, ठीक है। बस अब यहां आप लोगों को प्रसार्थी का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर देना, ठीक है। बस तो ये कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, ऐसे वो एमआर सीट भरना है, पूरा वो एमआर सीट, ठीक है। अब लिखना कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में, खंड बा वाला, अभी तक वो एमआर सीट आप लोगों को समझ में आ गया। खंड बा वाला आप लोगों को लिखना कैसे है, 50 नंबर का है। पहला देखो निम्नलिखित गद्यांश पर 3 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। जैसे हमारा एक गद्यांश पहला है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, ठीक है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो, ठीक है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, और नीति विषाद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। तो आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और एक क्वेश्चन और भी रहता है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित क्यों होते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया था तो अथवा वाला आप ये कर सकते हो, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूं, इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखो आपको उपयुक्त का गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया। अब कैसे आप लोग इसको बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, लिखोगे कैसे, सही तरीका कैसे आप लोग देखो ध्यान से कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना खंड बा, ठीक है, खंड बा है ये ना, ठीक है, हमारा खंड बा है। खंड आ में सारे ऑब्जेक्टिव थे, खंड बा में हमारे लिखने वाले प्रश्न है, ठीक है। खंड बा में हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है, कौन सा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट ऊपर डाल देना, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। और आपको कॉपी में अंडरलाइन एक ही तरफ करना है, देख लो एक तरफ, 2 तरफ नहीं करना है, ठीक है, कॉपी भरना नहीं है, ठीक है, एक तरफ आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बताएंगे दोनों तरफ करो, नहीं दोनों तरफ नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक तरफ अंडरलाइन करना है, और यहां आपको प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालना है। मान लो मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, तो आपको आगे के 2 अक्षर हे भगवान और पीछे के 2-3 अक्षर बना रही है, इसको बढ़िया से ऊपर लिख देना कि एग्जामिनर को पता चले कि इस गद्यांश को सॉल्व किया है बच्चे ने। हे भगवान ... अंधा बना रही है, ठीक है। अब आपको संदर्भ हेडिंग डालना है, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद यहां आप लोग देखो प्रस्तुत आप लोगों का ये किस चैप्टर से लिया गया है, ममता ना, ममता के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। तो देखो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से है, ममता नामक कहानी से है। इसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। संदर्भ ऐसे ही सेम लिखना है, आपको लेखक का नाम और आपका पाठ का नाम इसको ब्लैक से लिखना है, हिंदी को भी ब्लैक से कर देना है। अगर ऐसे लिख दिए ना एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, ये आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश यहां से है और यहां तक, ठीक है।
परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल देखा तब वह आश्चर्य से अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हो, भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। पिताजी क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, भीख दे सके। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आप लोग यहां ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो ब्लैक एंड ब्लू पेन अंडरलाइन ये सब ध्यान रखना जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां आपको देखो अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच में के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। ठीक है, रूल नंबर आप लोग पेज के नीचे जरूर डाल देना ताकि आपका कॉपी चेंज ना हो। ठीक है, चेंज हो जाती है कॉपी, तो ये रूल नंबर आप लोग अपना डाल देना, जो भी है एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया है। तो अगर आप लोग ऐसे गद्यांश को सॉल्व करोगे, एग्जामिनर आपको ऐसे 6 में 6 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, अब देखो पद्यांश कैसे सॉल्व करना है। पद्यांश आपको कैसे 6 नंबर का है। लिखा चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगो गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुल बोने, रंग चले सिर सत्य तराई, सूरदास स्वामी करनायम बार बार बंदो होती पाई। यहां सूरदास नाम आ गया तो हमारा सूरदास चैप्टर से है जिसके पद इसने लिखा है। देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चलो इसको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो पद्यांश जो है वो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है तो यहां डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड और अंडरलाइन कर लेना है। तो फिर आपको डालना है संदर्भ। तो संदर्भ हेडिंग डालने के बाद यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरदास नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, अब अगला आप लोगों को करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या ही केवल करनी है, यहां से यहां तक केवल रेखांकित अंश है, 2 लाइन। बहिरो सुने गूंगी पुल बोने, रंग चले सिर छत्र धराई। ठीक हो, तो प्रसंग पहले डाल देना। इस पद में भक्त कवि जो हैं सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, और व्याख्या में लिखना है कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर यानी कि भगवान कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं जिनकी कृपा से बहिरा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन जो है व्यक्ति सिर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, और उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो अगर आप लोगों का मान लो अनुप्रास अलंकार है तो इसको आप लोग लिख देना। ठीक है, कि यहां आप लोगों का उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, लिख देना यहां उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, बस आपको नंबर पूरा मिलेगा। अब 2 होते हैं, एक तो आप इसको भी कर सकते हो, शून्य शून्य बयान सानी जाने की जाने वही तिरछे कंडैन दहसेन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काएं चली। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो इसको कर देना। ठीक है, 2 पद्यांश होते हैं, 2 गद्यांश, कोई एक करना रहता है। ठीक है, अब आगे देखो आप लोगों को क्या दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आगे देखो अब आपको ये कैसे सॉल्व करना, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश कैसे हल करना है। देखो लिखा हुआ है 5 नंबर का रहेगा संस्कृत का। आशा नगरी भारतीय संस्कृति संग्राम भाषायां केंद्रम स्थली अस्ति एत एवं संस्कृत वचनम संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दाराशिको आग्रंथ भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आकरोत। ठीक है, एंड सतेशम एंड ज्ञानेम तथा प्रभाविता अभवत यति तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषायां। ठीक है, ये आपको तीसरा क्वेश्चन है, आपका खंडवा का तीसरा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। तो इसको कैसे बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे सब कुछ बताता हूं। तो ये हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो आप लोग ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना, अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, और आगे के आपके 2-3 अक्षर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, नीचे के भाषा कृत्य। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे डॉट डॉट करते हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति डॉट 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 भाषायाम करता। ठीक है, अब आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ ये हमारा किस चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर से है। ठीक है, वाराणसी, और इसके कोई लेखक और कवि नहीं होते हैं जो आपका संस्कृत होता है। तो संदर्भ में लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। जो हिंदी का संस्कृत खंड है उसके वाराणसी पाठ से लिया गया। ठीक है, प्रसंग है इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, जो वाराणसी है उसकी ऐतिहासिकता और अवस्थिति के बारे में बताया गया। व्याख्या है, व्याख्या इसका करना है तो पहले 1 बार 2 बार पढ़ लेना ध्यान से, फिर आप इसकी व्याख्या कर लेना। ठीक है, देखो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था
और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि अपने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। बस इतना लिख देना, एग्जामिनर आपको 5 में 5 मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, मेन है आप अच्छे से लिखना। अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर देना, कोई एक करना रहता है। अगला, ये पद्यांश कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में? दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ और अनुवाद लिखना है। 5 मार्क्स का पद्यांश भी आता है। तो देखो, पहला है मानवम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामा हित्वाम भवति लोभम हित्वा सुखन ग्रंथ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। अब इसको आप लोग कैसे करोगे बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। कौन सा है? प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, देख लो। ठीक है, तो ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 4 और सर्वे भवन्तु 2 अक्षर आप लोग ले लेना। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो सर्वे भवन्तु पीछे का और आगे का दुर्भागा भवेत् पीछे का, डॉट डॉट करके जरूर लिख देना। ठीक है, फिर संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत श्लोक में भारतीय की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। देखो, ये सब है सही तरीका लिखने का। अच्छे से एक लाइन गैप किया गया है, फिर थोड़ा थोड़ा दूरी, थोड़ा थोड़ा अच्छे से लिखा गया, दूरी से, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सटा के लिखा गया, नहीं। अनुवाद देखो, जब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, हो गया पद्यांश भी। अब आप लोग देखो, ये है बच्चों अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देना। देखो, ये हर एक जिले में अलग अलग होता है। जैसे मैं गोंडा से, ठीक है, गोंडा जिले से हूं, तो गोंडा जिले में ये कौन सा आता है? गोंडा जिले में, ठीक है, गोंडा जिले में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो गोंडा जिले से आप हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, गोंडा जिले से हो तो। ठीक है, मैं देखता हूं कितने बच्चे हैं गोंडा जिले से। तो यहां जो हमारा है, यहां आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य। ठीक है, ये ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो फिर आप लोग ज्योति जवाहर में बता देता हूं, उसी के आधार पर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ये प्रश्न नंबर 5 है। और प्रश्न नंबर 5 का आप लोग कैसे लिखोगे? देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 5। देखो, पहले आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5। और देखो, हर एक खंड काव्य का 2 होता है, का पहला, का दूसरा, ऐसे दो दिया रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथा वस्तु का संक्षेप में ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। तो मैं दूसरा कर रहा हूं, तो दूसरा नंबर आप लोग खा का दूसरा, तो यहां डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा का दूसरा। ठीक है, खा का दूसरा है ये। तो देखो, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू के चरित्र चित्रण कीजिए। पहला देखो कैसे लिखना है। श्रीदेवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कवि ने उन्हें संगम का राजा कहा है। भारत की संस्कृति, राजनीतिक और आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक, ठीक है, विशेषताओं में समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं को या विशिष्टियों को बताया या देखा है। पहला, अलौकिक पुरुष। कवि ने जवाहरलाल नेहरू को एक अलौकिक पुरुष कहा है। क्या कहा है? एक अलौकिक पुरुष। विधाता ने अपने रचना कौशल, सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुगंधता और हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति का व्यक्ति का निर्माण किया। इतनी सारी चीजों से व्यक्ति का निर्माण किया है। ठीक है, गांधी जी से प्रभावित। देखो, गांधी जी से प्रभावित। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे और उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम, करुणा तथा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ठीक है, खंड काव्य ऐसे ही लिखना है, देख लो। फिर आगे देखो क्या करना है, आगे भी लिखना है। अगला देखो, समन्वयकारी लोकनायक। ज्योति जवाहर जो है काव्य में अनेक विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों, संस्कृति और दर्शन, कला, साहित्य और राजनीति के सभी रूपों का अपूर्ण संगम मिलता है। ठीक है, दृढ़ पुरुष। नायक जवाहरलाल नेहरू में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे देखो लिखा है, कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। देखो, गौरव, मैं अतिथि के वास्तविक अधिकारी। प्रस्तुत काव्य खंड में नेहरू जी को अतिथि के गौरव के सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रण किया गया। बस इतना लिख देना, 3 नंबर का है। ठीक है, इतना ही बहुत है। तो ये खंड काव्य है, आप लोगों को खंड काव्य ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। फिर आप लोग देखो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आता है। इसके बाद आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, अगर आप ये पूरा देख लोगे ना, आप बहुत अच्छे करके आओगे, लिख कर आओगे और बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बनोगे। ठीक है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। 5 नंबर का, किसी एक लेखक का जीवन परिचय, और यहाँ आपको कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का। लेखक और कवि यानी कि 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप लेखक और कवि का लिखोगे। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो,
अब आप लोगों को क्या लिखना है, जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय जैसे हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 6 है तो आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 6। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का। तो सबसे पहले हेडिंग डालना जयशंकर प्रसाद जी, और सबसे मेन बात है फ्लो चार्ट जरूर बनाना। ठीक है, एक संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिख देना बगल में। जैसे नाम है जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, झरना कामायनी, और मृत्यु 1937 ईस्वी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। अब यहां सन आपको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, सन ब्लैक से लिखना है। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्यस्थ व्यक्ति थे। अब इसको आपको, इनके पिता का नाम भी मेन है, हेडिंग है, तो उसको आपको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, और इनके प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता तथा पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका परिवार ऋण की बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। अंततः ये क्षय रोग के शिकार हो गए और सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की उम्र में ये संसार से विदा हो गए। बस इतना सा जीवन परिचय लिखना है। आप बगल में संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, फिर आपको लॉन्ग जीवन परिचय। अब देखो रचनाएं जैसे चंद्रगुप्त, कामायनी, झरना, ध्रुव स्वामी आदि। ठीक है, ये हो गया हमारा जीवन परिचय कवि लेखक का। अब कवि का कैसे लिखना है, दिए गए कवि का जीवन परिचय 5 मार्क्स का है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास। तो किसी एक का मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों का सारा कंप्लीट हो जाए। बोर्ड एग्जाम में आपको कवि का जीवन परिचय कैसे लिखना है, देखो कवि का जैसे हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 6 है। ठीक है, का खा, तो यहां प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान जो आप लोगों का कवि हैं। तो यहां में जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, संवत 1589 में। ठीक है, संवत कहना तो 1589 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, देखो जो ब्लैक से उसको ब्लैक से ही लिखना, हाईलाइट करना जरूर, एवं माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था। इनको बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान किया। तुलसीदास वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के में निपुण हो गए। ठीक है, इनका विवाह पंडित दीनदयाल बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था और इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। और लेकिन पत्नी के डांट के कारण तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। ठीक है, श्री राम भक्ति भाव जागृत हो उठा और 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में या संवत 1680 के लगभग हुआ। यह है कवि का जीवन परिचय। रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस। ठीक है, तो ये कवि और लेखक का जीवन परिचय। अब आप लोगों को देखो बोर्ड एग्जाम में सारा मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूं। ठीक है, कैसे लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो। 2 नंबर का श्लोक कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा जाता है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 देखो, मैंने हेडिंग डाल दिया और एक मैंने श्लोक लिखा, बंधनम मरणम हुए जयो जप पराजया उभयतर समो वीरा वीर भावे ही वीरता। ठीक है, बस ये एक श्लोक हो गया इस क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो ऐसे पूरा सॉल्व करना है, पूरा पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, देखो 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखो। जैसे भारतीय संस्कृत मूलम कीमत 2 का लिखना है, 4 नंबर मिलेगा। पुरु राजा का आशी चंद्रशेखर का आशी वीरा केन पूज्यते, तो 2 का मैं बता देता हूं। पहला, भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, तो विश्व स्रष्टा ईश्वरा एक एवं भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते। अगर कोई चीज गलत होता है बस इतना थोड़ा सा क्रॉस कर देना बस। लास्ट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता आते हैं कि हम निबंध कितना लिखें, कितने पेज में लिखें, कैसे लिखें, हेडिंग कैसे डालें, रूपरेखा, प्रस्तावना, सब कुछ। तो यहां हम आपको ये भी बताते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय और आतंकवाद के कारण तथा निवारण, जनसंख्या के लाभ तथा हानि, और यहाँ नारी सशक्तिकरण। तो किसी एक पर लिखना है। मैं आपको आतंकवाद का कारण तथा निवारण पर बता देता हूं। आपको कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे डालना है, कितना अक्षर लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 9। कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 है। ठीक है, तो देखो
आपको प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना है, आतंकवाद कारण तथा समाधान डाल देना है। ठीक है, रूपरेखा पहला आपको प्रस्तावना मैंने डिस्कशन किया तो पहले, फिर आतंक का अर्थ, फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, फिर भारत में आतंकवाद, फिर आतंकवाद का समाधान, उपशंका। 6 हेडिंग का मैंने डिस्कशन किया है इस निबंध में। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, ये वो हेडिंग लिखना है जिसका आपको डिस्कशन करना है। जैसे आपको नहीं याद हो तो एक एक हेडिंग का डिस्कशन करो और रूपरेखा एक एक हेडिंग डालते चले जाओ। ठीक है, बाद में भी डाल देना। प्रस्तावना, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है और आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। आतंक का अर्थ देख लो, आतंक प्लस वाद से बने शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द से लिया गया है, हिंदी रूपांतरण है। आपका आतंक का अर्थ है पीड़ा, डर और आशंका। ठीक है, ये समझ में आ गया ना यहां तक आतंकवाद के बारे में। अभी हमें और भी आतंकवाद के बारे में लिखना है, निबंध कितना बड़ा लिखना है सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगला हेडिंग रहेगा जैसे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। आजकल समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्यारों का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति के विकराल रूप ले लिया है। ठीक है, किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी। राजनीतिकों की हत्याएं, विमान का अपहरण को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी। रासायनिक हथियारों का प्रयोग तेज बढ़ेगा। ठीक है, तेज होने लगेगा। भारत में आतंकवाद स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है और इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से पत्र त्याग दिए। ठीक है, आतंकवाद के कारण। और भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली। कश्मीर की घाटी में भी पाकिस्तानी तथ्यों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः जो राष्ट्रीय पर्व पर भयानक हत्याकांड पर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। ठीक है, पर्व बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ऐसे बहुत सारे पर्व होते हैं। ठीक है, तो ये है आतंक, भारत में आतंकवाद। अभी हमारे और भी हेडिंग है। तो अगर आपको 9 में 9 नंबर निबंध का चाहिए तो आई होप कि आपको 3 पेज लिखना पड़ेगा। 3 पेज, मैंने 3 पेज लिखा है, इतने में सारा आ गया है। ठीक है, आतंक का समाधान, आतंकवाद का समाधान। भारत में विभिन्नता स्थिति तक पहुंचने का आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देशों के विभिन्न और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी तक अनसुलझी है। ठीक है, इस समस्या का समाधान राजनीति दलों की गतिविधियों परिवर्तन हो, दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटकों पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए। तीसरे, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है, इसमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उपसंहार में लिखना है, यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक अशांत हो गई है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया और आतंकवाद का समूल नाश ही समस्या का समाधान है और भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून लाया जाना चाहिए। ठीक है, यह लाया गया है। देखो, ये 3 पेज में कम से कम आपको निबंध को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। 3 पेज है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बस ऐसे लिख कर आना, आपको कोई भी नंबर नहीं काट सकता, 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। और मैंने जैसा बताया है वैसे आपको फर्स्ट पेज को भरना भी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मैंने आपको बता दिया पूरा कि कैसे लिखना है, पूरा कॉपी ही बता दिया आपको, पूरी हिंदी की कॉपी। तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए कि कॉपी कैसे लिखें तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।